चलो बालकों लिखो, लिखिए भैया। आज का जो टॉपिक है वो अपना है पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव। इसमें लिखिए फिंगर और टो रोग जो क्रूसीफेरी परिवार के पौधों को बहुत अधिक के पौधों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, बहुत अधिक प्रभावित करता है। परिवार के पौधों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, यह रोग अम्लीय मृदा में, यह रोग अम्लीय मृदा में होता है। यह रोग अम्लीय मृदा में होता है। अम्लीय मृदा में होता है। दूसरा लिखिए पोटैटो स्कैब रोग, जिसे आलू का चर्म रोग भी कहते हैं। यह रोग उदासीन मृदा में बहुतायत से, यह रोग उदासीन मृदा में बहुतायत से होता है, बहुतायत से होता है। तीसरा लिखिए गेहूं में टेक आलू रोग, जिसे आलू कहते हैं, जिसे बताइए टेक ऑल रोग, गेहूं का टेक ऑल रोग क्षारीय मृदा में अधिक होता है। क्षारीय मृदा में अधिक होता है। देखिए बच्चों, समझ लो इसको क्या है कि बेटा जी ने आपके एक तो अम्लीय मृदा का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है, दूसरा मैंने ले लिया आपके क्षारीय मृदा का, ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल आपके जो है वो उदासीन मृदा का भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसके अंदर देखिए क्या था कि सबसे पहले आपका जो टॉपिक था इसका समझो क्या टॉपिक है कि पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव, कि पीएच जो होती है, अब पीएच किसकी, मृदा की जो पीएच है इसका पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि आपके फिंगर और टो रोग जो क्रूसीफेरी परिवार के पौधों को बहुत
अधिक क्या करता है बेटा जी, प्रभावित करता है। तो इस रोग में क्या है कि बेटा जी अम्लीय जो मृदा है, क्या है बेटा जी, अम्लीय मृदा के अंदर यदि क्रूसीफेरी के पादपों को यदि आप लोग लगाते हैं, क्या करते हैं, उसको लगाते हैं, तो क्रूसीफेरी के परिवार के पौधों में एक रोग होता है जिसे फिंगर और टो रोग कहते हैं, जो किसमें होता है, आपके क्रूसीफेरी के परिवार के अंदर ज्यादा पाया जाता है। जबकि पोटैटो स्केप रोग, कौन सा रोग बेटा जी, पोटैटो स्केप जो रोग है, जिसे हम आलू का चर्म रोग क्या कहते हैं, इसे हिंदी में हम आलू का चर्म रोग भी कहते हैं। ये रोग जो है, ये चर्म रोग जो है, ये क्या होता है, आलू के अंदर ज्यादा मिलता है। और जब आलू की फसल उदासीन मृदा में लगाई जाती है, इसके अंदर लगाई जाती है, उदासीन मृदा के अंदर लगाई जाती है, तो यहाँ पर आलू के अंदर ये रोग पाया जाता है। ठीक है। तीसरा अपने पास में आता है गेहूं में टेगोर रोग जो है, कौन सा रोग है, टेगोर रोग जो है, ये क्या होता है, यदि गेहूं की फसल को क्षारीय मृदाओं के अंदर बोया जाए तो वहां पर उसकी फसल उगाई जाए, तो गेहूं का टेगोर रोग जो है वहां पर उसको हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ता है मृदा की पीएच का, किस पर, फसलों पर, इस पर फसलों पर प्रभाव पड़ता है, जिनसे इनके अंदर बीमारी उत्पन्न होती है। क्या होती है, बीमारी उत्पन्न इनके होती है। समझ में आ गई बेटा, ये वाली बात भाई आराम से जवाब दे दो, आ गई। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। अगला टॉपिक है पीएच का मृदा गुणों पर, पीएच का मृदा गुणों पर भौतिक प्रभाव, पीएच का मृदा गुणों पर भौतिक प्रभाव। अब बेटा जी इसके अंदर देखना क्या होता है, पीएच का मृदा गुणों पर भौतिक प्रभाव क्या पड़ता है, वो चीज मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए बच्चों, अगर यदि पीएच आपकी मृदा की अच्छी होगी, मतलब ना तो ज्यादा क्षारीय, न उदासीन और न आपके अम्लीय, इनके बीच की यदि होगी, जैसे उदासीन मालूम, अगर यदि यहाँ पर ये रहती है तो क्या नाम है, मृदा के जो कण है ये कैसे होंगे, आपके गोल होते हैं, दानेदार होंगे। और गोल और दानेदार होने के कारण क्या होगा, इनके अंदर जो वातावरण होगा, मतलब वायु का जो आदान प्रदान इसके अंदर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। पानी का जो स्टोरेज है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। पानी को पकड़ने की क्षमता भी क्या होगी, इनमें बहुत अच्छी मिलेगी। और इसके मिलने के बाद में क्या होगा, मृदा की जो गुणवत्ता जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर यदि मान लीजिए मृदा जो ज्यादा अम्लीय हो जाए या ज्यादा क्षारीय आपके हो जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि जैसे मैंने बताया कि अच्छी मृदाओं की पीएच मतलब लिमिटेड पीएच जो होती है, पीएच 7, उदासीन पीएच पर आपकी मृदा जो होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। अगर यदि ज्यादा क्षारीय हो जाती है, अगर यदि ज्यादा अम्लीय हो जाती है तो मृदा जो उसका जो संगठन जो है इसका भौतिक गुण, जैसे आकार, जो गोलाई वो लिए हुए रहते हैं, वायु का जो वातावरण उसके अंदर होता है, पानी का जो स्टोरेज होता है वो उसके अंदर नहीं हो पाता। और जब नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे और मृदा की जो भौतिक स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। फिर इससे आपकी जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, बंजर भूमि क्या हो जाएगी, बंजर, जिस पर आप कोई फसल उगा नहीं सकते हैं। तो इसमें लिखिए पौधे की उचित वृद्धि के लिए मृदा वातन पौधे की उचित वृद्धि के लिए पौधे की उचित वृद्धि के लिए मृदा वातन दानेदार एवं कार्बनिक पदार्थ, दानेदार एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त होना आवश्यक होता है। कार्बनिक पदार्थ युक्त होना आवश्यक होता है।
आगे लिखिए, अम्लीय मृदा में वातन, वातन का मतलब क्या है बेटा जी? वायु का आदान प्रदान। वातन का मतलब क्या है? वायु का आदान प्रदान। वातन जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा जी? वायु का आदान प्रदान। आदान प्रदान उपयुक्त नहीं होता, जिससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की, जैसे लिख लो, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता घटती है, अतः मृदा फसलों के लिए अनुपयोगी हो जाती है। अतः मृदा फसलों के लिए अनुपयोगी हो जाती है। देखिए बेटा जी, मैंने लिखाया है आपको कि पौधे की उचित वृद्धि के लिए मृदा वातन जो है वो मृदा वातन कैसा होता है? दानेदार एवं कार्बनिक पदार्थ युक्त होना आवश्यक है। मतलब मृदा का दानेदार होना, उसके अंदर उपयुक्त वातन होना, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों का अच्छी तरीके से मिलना जरूरी होता है। मिलना जरूरी होता है के लिए, ये पौधे की उचित वृद्धि के लिए, इसके लिए पौधों की उचित वृद्धि के लिए जरूरी है। अगर यदि ये नहीं है, जैसे अम्लीय मृदा की यहाँ बात की गई थी कि अम्लीय मृदा में वातन, जो वायु का जो आदान प्रदान जो होता है वो अच्छी तरीके से नहीं होता, क्योंकि जमीन के अंदर अपने बहुत से सूक्ष्म जीव रहते हैं। जैसे आपके केंचुए भी जमीन के अंदर रहते हैं, आपके बैक्टीरिया जो है वो भी जमीन के अंदर रहते हैं, जो क्या करते हैं? फसलों को क्या करते हैं? उनको फायदा पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? फायदा पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो वहां रहते हैं। तो उनकी जो वृद्धि जो होगी कब होगी? जब वायु का संचार अच्छा होगा, जब उनको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, वायु का संचार होगा ही नहीं, तो क्या नाम, तो वो वहां पे जिंदा रह सकते हैं क्या भाई? नहीं रह सकते। अगर यदि मान लिया आप लोगों को भी मैं कमरे में बंद कर दूं और हवा आना पंखा बंद कर दूं तो क्या होगा? गर्मी लगेगी, और गर्मी लगेगी तो फिर क्या होगा? आपका वहां रुकना मुश्किल होता है। क्या होता है? वहां पर रुकना आपका मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से इनके अंदर सूक्ष्म जीवों में भी क्या होगा कि इनकी क्रियाशीलता घटेगी। क्रियाशीलता घटने के कारण उस मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी क्या होगी? घटेगी, और घटने से वो मृदा किस हो जाएगी? बंजर होगी, और बंजर होने के बाद में जो मृदा जो है वो क्या सिद्ध हो जाएगी? अनुपयोगी फसलों के लिए सिद्ध हो जाएगी। समझ गए ये वाली बात? नेक्स्ट चलिए अगला लिखिए, पीएच का घासों पर प्रभाव। छठा अगला नेक्स्ट जो है आपके जो भी है पीएच का घासों पर प्रभाव। अब देखिए पीएच का घासों में क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि पीएच का घास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखिए अधिकांश घासें अम्ल के प्रति, इसमें लिखिए अधिकांश घासें अम्ल के प्रति प्रतिरोधी, अम्ल के प्रति प्रतिरोधी होती है जिसे
जिसे अम्लीय मृदा में व पौधों जिसे अम्लीय मृदा में व पौधों वनस्पतियों एवं फसलों को अधिक हानि पहुंचती है, क्यों पहुंचती है? क्योंकि इससे पौधों की वृद्धि विकास में बाधा उत्पन्न होती है, देखिए बच्चों क्या है कि आपकी जो घासें जो है, घास का मतलब क्या है कि जो अपने छोटी छोटी हरी सी घास उगती है हरी पत्तियों की, जैसे मान लीजिए ये भूमि है और भूमि पर ये छोटी छोटी सी उगती है हरी सी, और जबकि आपके पौधे जो होते हैं ये बड़े होते हैं, थोड़े से ये पौधे बड़े होते हैं इस तरीके से। अब देखिए बेटा जी घासें तो क्या होती है कि अम्लीय मृदा के प्रति या अम्लीय जो माध्यम जो है उसके प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। क्या होती है? प्रतिरोधी का मतलब ये कि उसके प्रति वो क्या करती है? अम्लीय मृदाओं में तो उग सकती है, वहां पर वो जीवित रह सकती है, वहां पर वो वृद्धि कर सकती है, परंतु उस जगह यदि कोई पादप उगाया जाए या छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं या उगते हैं तो उनको ये अम्लीय मृदा क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। बात वही घूम फिर करके वहीं आती है, इसका वातन अच्छा नहीं होगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता नहीं होगी, केंचुए वगैरह जो है पनपेंगे नहीं, और केंचुए वगैरह पनपेंगे नहीं तो क्या होगा? जो ये पौधे हैं इनकी वृद्धि विकास में बाधा उत्पन्न होगी और ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मर जाएंगे, इनका विकास यहाँ पर होगा ही नहीं। तो ये है आपका पीएच का घासों पर प्रभाव। ठीक है बेटा जी, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए ठीक है। आगे अगला पॉइंट लिखिए, उभय प्रतिरोधक। देखिए उभय प्रतिरोधक उभय प्रतिरोधक इसे इंग्लिश में बेटा जी बफर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधी को इंग्लिश में बफर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? बफर। इसमें देखिए वे विलयन जिनमें अम्ल व क्षार, वे विलयन जिनमें अम्ल व क्षार मिलाने पर उनकी पीएच क्षार मिलाने पर उनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे विलयन
उभय प्रतिरोधक या प्रतिरोधी की किस्म से कोई दिक्कत कोई बात नहीं है, उभय प्रतिरोधक कहलाते हैं, उभय प्रतिरोधक कहलाते हैं। अब देखिए बेटा जो बफर विलयन जो है ये क्या है, समझ लीजिए कि वे विलयन या आपने लिखा है मैंने कि वे विलयन जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर, ऐसे विलयन जिनके अंदर हम अम्ल भी मिला दे क्षार भी मिला दे तो उनकी जो पीएच मान जो है, जैसे मान लीजिए किसी बफर विलयन का पीएच मान जो है मान लीजिए 4.0 है, किसी बफर विलयन का मान जो है 7.0 है, किसी का 7.7 है और 7.4 है, तो इस तरीके से ये पीएच मान आपके होंगे। तो इस पीएच के अंदर यदि मैं अम्ल मिलाऊं या मैं इसके अंदर क्या मिलाऊं, क्षार मिला दूं, क्या मिला दूं, क्षार मिला दूं, तो जो इनकी जो पीएच जो होगी वो क्या होगी, नो चेंज, क्या होगी, नो चेंज, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब कहने लगा गुरुजी का मतलब अम्ल और क्षार 1-1 किलो मिला दूं, क्या मिला दूं मैं, 1-1 किलो मैं इसके अंदर मिला दूं, तो बेटा जी क्या होगा, 1-1 किलो मिलाने तो बेटा जी अच्छी जगह के अंदर फर्क पड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं, कुछ मात्रा कुछ क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं बेटा जी, सिर्फ कुछ मात्रा और कुछ क्वांटिटी की। तो इसके अंदर लिख लो उदाहरण, इसके अंदर लिख लो उदाहरण, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का जो विलयन है यहां पर, यह विलयन कौन सा है, दुर्बल अम्ल तो देखिए CH3COOH और जो प्रबल क्षार जो है आपके वो है CH3COONA। ये तो क्या है, प्रबल है, क्योंकि बेटा जी यहां से जब इसका अपघटन करोगे, आप लोगों ने 10th क्लास में इस चीज को पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं, प्रबल क्षार कौन होते हैं, कि प्रबल क्षार तो वे होते हैं जो पूरे के पूरे OH आयन त्याग दे, जिनके अंदर एक भी हाइड्रोजन आयन न मिले या OH आयन न मिले। और अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो क्या होते हैं जल अपघटन करने पर आपके पूरे के पूरे H+ आयन त्याग दें, वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो नहीं त्यागते वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पे तो आपके क्या लिया गया है, दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल में देखो आपके एग्जांपल है CH3COOH, तो बेटा क्या होगा, यहाँ से आपका एक H बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक H बाहर निकलेगा और आपका बनेगा CH3CO माइनस। अब तो कहते हैं गुरुजी एक H तो निकल गया, फिर मैं क्या निकल, अरे भाया सुन ले दब जा, अभी देख यहाँ पर H+ आयन अभी भी है, ये H आयन हाइड्रोजन आयन अभी भी है, इनको हम नहीं निकाल सकते, इनको साधारण प्रोसेस द्वारा नहीं निकाल सकते। अगर यदि इनको निकालोगे तो आपका COH जो माइनस जो है ये सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भैया, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए ये हमेशा किसमें टूटता है, CH3COO माइनस के अंदर ये टूटता है, इसीलिए क्या होगा, ये दुर्बल होगा और ये प्रबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से सारे OH माइनस आयन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, सारे क्या होंगे, OH माइनस आयन आपके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए क्या होगा, प्रबल क्षार आप लोगों के होगा। नेक्स्ट लिखिए दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के लवण, यहाँ पे लिख लो दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल के लवण, प्रबल अम्ल के लवण। तो दुर्बल क्षार कौन सा हो गया आपके, NH4OH, प्रबल अम्ल कौन सा हो गया आपके, NH4Cl, NH4Cl। तो अब देखिए बेटा जी, प्रबल अम्ल की बात करूं तो यहां से क्या आपको क्या करोगे, हाइड्रोजन निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो थे जो है नाइट्रोजन की संयुक्त आपकी कितनी, 4 और 1 क्लोरीन। तो यहां से नाइट्रोजन के ऊपर से मैं सारे हाइड्रोजन हटा सकता हूं, एक एक करके सारे हाइड्रोजन हटा सकता हूं और यहां से क्लोरीन की इसमें से निकाल सकता हूं। क्या मुक्त होगी आपके, नाइट्रोजन, क्या मुक्त होगी आपके इसमें से, नाइट्रोजन होगी, बिल्कुल ये हो सकता है। और आपके यहाँ से दुर्बल क्षार जो है, ये दुर्बल क्षार में क्या होगा कि यहाँ से सिर्फ एक OH
फिर आपकी क्या बची अमोनिया, फिर अमोनिया को तोड़ो तो ये क्या होगा दुर्बल, इसलिए हम इसे सिर्फ OH- में तो तोड़ सकते हैं, बाकी OH- में हम इसको आगे तोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या कहलाएगा दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल कहलाता है। समझ में आ गई ये वाली बात, फिर डिबेट लेके छोड़ो। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण, इसी के अंदर है बेटा जी आगे, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण, उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण, इसमें पहला लिखिए प्रत्येक उभय प्रतिरोधी या प्रतिरोध विलयन की पीएच निश्चित होती है, प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच, विलयन की पीएच निश्चित होती है, निश्चित होती है। देख लो बताओ, मैंने तुम्हारे को लिखाया था, क्या लिखा था कि जैसे 4.0 का बफर विलयन, 7.0 का बफर विलयन, 7.7 का बफर विलयन, 7.4 का बफर विलयन, 2.2 का बफर विलयन, इस तरीके के बफर विलयन बनते हैं, तो इनकी पीएच जो है हमेशा क्या रहती है निश्चित रहती है, इनकी पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं चलता, हमेशा यही रहेगी। इसकी टैबलेट बनती है बेटा जी, बफर विलयन की टैबलेट बनती है, बफर विलयन अपन लेबोरेटरी में बनाते हैं और हमने बनाया भी था पिछली 2 क्लास में, ठीक है, ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक स्थिर बना रहता है। दूसरा, उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच, विलयन का पीएच अधिक समय तक स्थिर बना रहता है। मतलब ये क्या होगा, अधिक समय तक आपके स्थिर बना हुआ रहेगा, ये नहीं कि आपके साल 2 साल तक स्थिर रह गया, ऐसा नहीं होगा बेटा जी, साल 2 साल नहीं चलता, कुछ दिन चलते हैं इसके अंदर, कुछ दिन तक आपके ये जो विलयन आप लोग बनाओगे बफर विलयन, ये स्थिर रहेगा, इसकी पीएच स्थिर रहेगी, फिर उसके बाद में इसकी पीएच में परिवर्तन होने लगता है, तो इसका मतलब फिर आपको ये बफर विलयन क्या होगा चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखिए, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन। अब मृदा में किस प्रकार से उभय प्रतिरोधन होगा वो देखिए, इसमें देखिए पहला, मृदा भी उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। पहला लिखिए, मृदा भी उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। तभी तो बेटा जी आपने देख लेना कि जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि क्या नाम से कभी भी कोई भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो कहाँ मिला दिए जाते हैं, मृदा में। कहाँ मिला दिए जाते हैं, मृदा में वो पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जिससे कि क्या नाम से वो पदार्थ वही उसके अंदर घुल करके क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है, संतुलित हो जाते हैं। तो मृदा का जो ये गुण होता है, एक प्रॉपर्टी मिलती है मृदा की। इसमें दूसरा लिखिए, मृदा के पीएच में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए मृदा के पीएच में एक निश्चित परिवर्तन
परिवर्तन लाने के लिए मृदा निलंबन में H+ व OH- आयन की मृदा निलंबन में H+ व OH- अच्छा देखिए बड़ा सुन लो दोबारा। मृदा पीएच में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए मृदा निलंबन में H+ व OH- आयन की मात्रा के कारण अम्ल या क्षार जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उससे अधिक मृदा में डालना पड़ता है। देखिए बेटा जी क्या है कि मृदा के पीएच में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए यदि मान लीजिए कि मृदा के पीएच में आपको क्या लाना हो, परिवर्तन लाना हो, तो वो परिवर्तन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी निलंबन का मतलब जो कोलाइड रिएक्शन आपको बन रहा है उसके अंदर आपके H+ आयन व OH- आयन की मात्रा के कारण, अब ये जो H+ और OH- आयन की मात्रा आपको डालोगे तो वो मात्रा कितनी होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे मान लीजिए इसकी मात्रा जो आपको दे दी है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए H+ आयन जो है और OH- आयन जो है इनकी मात्रा सपोज करना, मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए इन आयनों की संख्या है 1 kg, कितनी यहाँ पर हमें 1 किलो की जरूरत है, परंतु हमें डालनी कितनी पड़ेगी उससे ज्यादा हमें उसकी मात्रा डालनी पड़ेगी। जैसे 1 किलोग्राम की आवश्यकता है पर हमें डालनी कितनी है 1.5 किलो मान लो, या 1.50 किलोग्राम मान लो kg, ठीक है 1.50 मान लो, ठीक है जो भी है, या 2 किलो मान लो, सोने के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, 2 किलो मान लो, जस्ट दुगना मान लो, जस्ट दुगना ही आपको उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे लिखिए उभय प्रतिरोध क्षमता। उभय प्रतिरोध क्षमता अब उभय प्रतिरोध क्षमता क्या है, लिखिए मृदा में अम्लीय क्षार मिलाने पर मृदा में अम्लीय क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में परिवर्तन होता है, इसे ही उभय प्रतिरोध
क्षमता कहते हैं। इसे ही उभय प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। यदि मान लीजिए बेटा जो क्या है कि उभय प्रतिरोध क्षमता की हम बात करें कि मृदा अम्लीय क्षार मिलाने पर, यदि मृदा में अम्लीय क्षार मिला दे, हम क्या मिला दे, अम्लीय क्षार, कितनी मात्रा में मिलाया भाई, किस क्वांटिटी में हमने उसके अंदर मिलाया है, वही क्या कहलाएगी, उसकी प्रतिरोध क्षमता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उभय प्रतिरोध क्षमता कहलाएगी। कितनी मात्रा में आप लोग उस चीज को डाल रहे हो वही प्रतिरोध क्षमता कहलाती है या उभय प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। ठीक है बेटा जी, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब क्लियर होने के बाद में लास्ट नोट डाल करके लिख लो। नोट, ये चैप्टर आपका खत्म है। नोट पे लिख लीजिए बेटा जी, या फिर एक चीज और लिख लो इसमें, इसका महत्व भी लिख लो, इसके महत्व भी लिख लो। महत्व उभय प्रतिरोध, कोई बात नहीं, उभय प्रतिरोध क्षमता का महत्व, पहला, मृदा पीएच को स्थायी करना, मृदा पीएच को स्थायी करना। दूसरा है मृदा पीएच में सुधार लाना। ये दो महत्व बेटा, जिसके क्या महत्व है कि पहला महत्व आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो मृदा की जो पीएच है उसके अंदर क्या करना है, स्थायी करना लाना, कि मृदा पीएच क्या हो कि बार बार में परिवर्तन न हो मृदा की पीएच में। तो ये चीज हमको करनी है, मृदा की पीएच में ज्यादा सुधार नहीं हो, ये चीज हमें करनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि ये मृदा पीएच में सुधार ला देगा, जो अम्लीय क्षारीय रूप दोनों के अंदर इनका परिवर्तन करना है, किस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है वो परिवर्तन ये कर सकता है। तो ये दो महत्व है दिए हुए यहाँ पर इसके। नेक्स्ट नोट डाल देंगे तो नीचे नोट में लिख लेना प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व आपके पास में है एनपीके, एनपीके, एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस, के यानी पोटेशियम, के यानी पोटेशियम, एनपीके। द्वितीय पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें प्राथमिक पोषक तत्वों के नाम बताइए, द्वितीय पोषक तत्वों के नाम बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो यहां से इसको लिख लो SCAMG, SCAMG, S यानी सल्फर, Ca यानी क्या है आपका कैल्शियम, और Mg यानी मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका ये 5th चैप्टर खत्म। अब हम कल बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, तो अपनी तैयारी